बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ना है, विच इज़ वॉशिंग मशीन ड्रायर, यानी कपड़े सुखाने वाली मशीन। आपने अक्सर अपने घरों में एक वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है और दूसरी ड्रायर एक कपड़े सुखाने वाली मशीन देखी होगी। अगर आप कभी गौर करें तो आपने देखा होगा कि जो वॉशिंग मशीन है उसका जो सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम कपड़े डालते हैं उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हम उसमें डाल सकें और उसको आसानी से धो सकें। लेकिन ये जो ड्रायर होती है इसका जो सिलेंडर होता है जिसके अंदर हमने गीले कपड़ों को डालना है, कपड़े सुखाने जो कपड़े हमें सुखाने हैं उसको डालना है, उसका जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा तंग होता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शक्ल में दिखाया जा रहा है कि उसमें उसका जो सिलेंडर है वो तंग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगनी है। फोर्स कौन सी लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो फोर्स क्या करेगी ताकि उन कपड़ों को प्रेस कर सके। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि गीले कपड़े हैं उसको हम निचोड़ते हैं, जब निचोड़ेंगे तो उसके अंदर जो मौजूद पानी होता है वो वहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कपड़ों को निचोड़ने से उस कपड़े में जो मौजूद पानी होगा वो वहाँ से कपड़ों से बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से उसका जो सिलेंडर होता है वो थोड़ा सा तंग इसलिए बनाया जाता है ताकि जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लग रही है वो उन कपड़ों को प्रेस करे। जब वो कपड़ों को फोर्स प्रेस करेगी उस वक़्त उसमें जितना पानी होगा या कपड़े जो होंगे वहाँ से जो पानी है वो क्या होगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे जो सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है वो परफोनेटेड होता है, यानी सुराखदार होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, सुराख होते हैं। जैसे हम उस ड्रायर को ऑन करते हैं, यानी स्विच को लगाया, स्विच को ऑन किया, ड्रायर चलना शुरू हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने पीछे दो फोर्सेस पढ़ी थी, एक सेंटीमीटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटीमीटल फोर्स जो टूवर्ड्स सेंटर की तरफ होती है और रिएक्शन के तौर पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो सेंटर से कहाँ पर होती है, बाहर की तरफ। तो जैसे ही हम इस सिलेंडर में कपड़े डालेंगे तो जैसे मैंने पहले बता दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी और जैसे ही वो आगे सिलेंडर है, यहाँ से कपड़े मौजूद हैं, फोर्स यहाँ से उसको प्रेस कर रही है, तो उसके अंदर जो पानी है वो क्या होगा, सिलेंडर में जो सुराख हैं उन सुराखों के ज़रिए पीछे एक पाइप लगा होगा, उस पाइप के ज़रिए मशीन से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली ये किस एक्ट पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका काम क्या होता है वो आपको पता ही है, तकरीबन हर घर में ये मशीन ज़रूर होती है। चूँकि सर्दियों में ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ पर होता है, सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो सही धूप निकल रही होती है। उस धूप में जब हम कपड़े डालते हैं तो वो धूप सारे पानी को वेपोराइज कर देती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में चूँकि सूरज जो है वो हमें कभी कभार ही अपनी शक्ल दिखाता है, तो उस सूरत में कपड़े धोने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इस ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम वक्त में जो कपड़े हैं वो आसानी के साथ सूख जाए। दूसरा लास्ट वाला हमारे पास टॉपिक है क्रीम सेपरेटर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हमने क्रीम को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। तो क्रीम सेपरेटर का क्या है, यहाँ पे पूरा लफ्ज़ लिख देता हूँ, सेपरेट करना, क्रीम को अलग करना। पहले वक्त में क्या होता था, लोग लस्सी का इस्तेमाल करते थे, अभी भी होता है। वो एक बर्तन जिसको चाटी कहते थे, उस चाटी में मदानी का इस्तेमाल किया जाता था। पहले मदानी जो होती थी वो हाथ से चलानी पड़ती थी, फिर उसमें इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो लगा दी गई ताकि काम जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि हाथ से घुमाना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था और जो बाजू हैं वो भी जो करती थी बीबियाँ वगैरह, उनके बाजू भी क्या हो जाते थे, थक जाते थे। तो लेकिन जब इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया तो इलेक्ट्रिक मोटर ने क्या किया, सिर्फ स्विच को ऑन किया और वो खुद बिजली के ज़रिए मोटर ने घूमना शुरू कर दिया और वो कम वक्त में बग़ैर इंसान के जो कोशिश है, जो मशक्क़त है,
वो बग़ैर उसके कम वक्त में आसानी से लस्सी जो है वो बनना शुरू हो गई। लेकिन अब हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। ग्राइंडर में भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। जैसे स्विच को ऑन किया जाता है तो उसके अंदर जिस तरह दही है, दही से भी लोग लस्सी बनाते हैं। अब ज़्यादातर यही काम है कि दही के ज़रिए क्या किया जाता है, लस्सी को बनाया जाता है। तो ग्राइंडर में दही को डाला जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मशीन है, उसको ऑन किया जाता है। वहाँ से वो जो जो मशीन है, मोटर है, वो क्या करती है, उसको एक एक्सिस में ऐसे स्पिन कराती है, घुमाती है, जिसमें जो लस्सी है वो बन जाती है। अगर हम उसको ज़्यादा रोटेट कराएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ मक्खन के पार्टिकल्स भी बनेंगे जो लस्सी के ऊपर तैर होंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर यानी उसके सरफेस पे आ जाते हैं। और जो पीछे लिक्विड टाइप है जिसको हम लस्सी कहेंगे, वो वहाँ से फिर हम मक्खन को अलग कर लेंगे और लस्सी को अलग किसी बर्तन में डाल लेंगे। इसी तरीके से क्रीम सेपरेटर भी एक मशीन है, एक जो उसमें ऊपर एक प्याला तकरीबन बाउल जो होता है प्याले की शक्ल का होता है। नीचे जो है वो 2 पोर्ट लगे होते हैं, एक को हम कहते हैं क्रीम पोर्ट और दूसरे को हम कहते हैं मिल्क पोर्ट। क्रीम पोर्ट का काम क्या होता है कि उसके ज़रिए क्रीम वहाँ से अलग की जाती है, यानी क्रीम वहाँ से निकलती है। और मिल्क पोर्ट का काम क्या होता है, उसके ज़रिए दूध जो होता है वो वहाँ से अलग कर लिया जाता है। नीचे इलेक्ट्रिक मशीन है, बिल्कुल ग्राइंडर की तरह, जिस तरह ग्राइंडर की मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन लगी होती है। इलेक्ट्रिक मशीन को स्विच को हम ऑन करते हैं और गर्म दूध को जो ऊपर उसका प्याला होता है उसमें डाला जाता है। तकरीबन 1-1.5 मिनट तक उस मशीन को ऑन किया जाता है। तो उस मशीन को ऑन करने के बाद अब ये प्याला जो होता है उसमें एक नाली टाइप लगी होती है, यानी एक नाली कह लें, या फिर जिसके ज़रिए यानी प्याले में सुराख होता है, उस सुराख को कवर किया जाता है पहले एक नाली के ज़रिए, या फिर जिस तरह टेस्ट ट्यूब की शक्ल की होती है इस तरह की एक नाली होगी, उसके ज़रिए सुराख को कवर किया जाता है। जैसे हम गर्म दूध डालेंगे, गर्म दूध डालने के बाद उस मशीन को तकरीबन 1.5 मिनट तक जब हम चलाएंगे तो उसके बाद उस जो वहाँ पे लॉक टाइप नाली होती है उसको खोला जाता है। तो वो नीचे सुराख के ज़रिए यानी प्याले में जो सुराख है उसके ज़रिए जो दोनों पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, क्रीम एंड मिल्क, वो क्रीम के पार्टिकल्स आप उस प्याले में भी देख सकते हैं, क्योंकि क्रीम जो होती है वो हल्की होती है, जिस तरह मक्खन है, तो वो ऊपर जो है ऊपर सरफेस में आ जाएगी। नीचे जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा, मिल्क होगा। तो जैसे ही हम उस नाली को जो उसका लाक है उसको खोलेंगे तो जो मिल्क और क्रीम है ये दोनों उस प्याले में से नीचे अपने अपने पोर्ट में, जैसा मैंने बताया कि 2 पोर्ट होते हैं, मिल्क पोर्ट और जो क्रीम पोर्ट है। क्रीम जो है वो क्रीम वाले पोर्ट के ज़रिए बाहर अलग किसी बर्तन में कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो मिल्क है वो मिल्क पोर्ट के नीचे हम किसी बर्तन में वहाँ से दूध को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम उस मशीन के ज़रिए जो क्रीम है उसको अलग कर लेंगे और बाकी जो दूध बचेगा उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। उसके बाद ही आगे हैं MCQs। तो यहाँ पे मैंने सब के आंसर लिख दिए हैं, स्टेटमेंट आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वन देखें जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, कौन सी 4 उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सी चीज़ अगर ना हो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड होता है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो सकता है। तो वो कौन सा आएगा जी, नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स ना हो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम किसी भी सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं। सेकंड वन है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है जी, तो उसका क्या है, सी वाला सही ऑप्शन है, मैथ्स। आप अगर इनर्शिया वाला टॉपिक जो है, जहाँ पे मैंने जो मेरी वीडियो अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो मैथ्स पे किस तरह डिपेंड करता है। उसके बाद थर्ड वन है अ बॉय जम्प्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। एक चलती हुई बस से अगर एक लड़का जो है वो जंप करता है तो वो किस साइड पर गिरेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, सी वाला, इन द डायरेक्शन ऑफ
मोशन, जिस साइड पर बस मूव कर रही होगी उसी साइड पर जो है वो लड़का गिरेगा। फोर्थ वन है स्ट्रिंग स्ट्रेच बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़, एक रस्सी है, फॉर एग्जाम्पल ये रस्सी है, तो इसको 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है और 10 न्यूटन फोर्स ही इधर लग रही है। चूँकि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब है एक प्लस की होगी और एक क्या होगी, माइनस की। तो यानी +10 -10 आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहले वाला ए वाला विच इज़ 0। उसके बाद ही आगे 5वां दिया हुआ है द मैस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो मैस है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस पे डिपेंड करता है, तो वो आ जाएगा नन ऑफ अबव, यानी इन चारों में से किसी पर भी वो जो 3 उसने ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसी पर भी वो डिपेंड नहीं करता। उसके बाद छठा जी, टू बॉडीज ऑफ मैसेज M1 एंड M2 अटैच टू एंड ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बोथ मूव वर्टिकली। तो ये हमने वहाँ पे साबित किया था कि अगर 2 बॉडीज़ जो हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे हों और उनको स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ जोड़ा हो, तो उस सूरत में जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो क्या होता है, M1 - M2 अपॉन M1 + M2 इंटू G। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, छठे का बी वाला। उसके बाद आगे जी 7th वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट कौन सा होता है, जो नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा है जी, सी वाला, न्यूटन सेकंड। ये मोमेंटम का SI यूनिट है। उसके बाद 8वां जी व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज़ ऑन। जब एक घोड़ा जो है वो कार्ट को पुल करता है, खींचता है, तो एक्शन किसके ऊपर होता है, तो एक्शन किसके ऊपर होगा, अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। तो 8वें का सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, यानी अर्थ। उसके बाद 9वां जी विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। जब मेटल प्लेट्स के दरमियान उसको पुश किया जाता है, यानी मेटल प्लेट्स को पुश किया जाता है, तो नीचे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब में से कौन सी चीज़ है जो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करेगी। तो सही ऑप्शन कौन सा आएगा, एंड डी वाला कौन सा है जी, ऑयल, यानी ऑयल लगाने से फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस होगी। बाकी इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।